हाय एवरीवन, आई होप यू डूइंग ग्रेट। आज बेसिकली डीएसए विद जावा के लेक्चर पे हम वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स और ऑपरेटर्स को देखने वाले हैं, जिसपे हम पूरा बेसिक से लेके जो भी इम्पॉर्टेंट हैं, जो भी हमारे लिए लाइक डीएसए के पर्सपेक्टिव से प्लस जावा अगर हम सीख रहे हैं तो वहाँ पर वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स और ऑपरेटर्स किस तरीके से रोल प्ले करते हैं और क्या एक्चुअली में होते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। मे भी कुछ लोगों ने सुना होगा सिर्फ वेरिएबल्स के बारे में या फिर कांस्टेंट के बारे में, पर एक्चुअल में जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की दुनिया में जब हम कूदते हैं तो वहाँ पे वेरिएबल्स को अलग अलग कैटेगराइज किया गया है। वहाँ पे कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जहाँ पे हम लोकल वेरिएबल्स, इंस्टेंस वेरिएबल्स और स्टैटिक वेरिएबल्स, ये तीन तरह के वेरिएबल्स अपने आप में डिवाइड हो जाते हैं। वैसे ही डेटा टाइप्स भी होते हैं हमारे, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। और फिर हमारे ऑपरेटर्स आते हैं, जिस पे हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आते हैं, हमारे लॉजिकल ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर या बोल सकते हो, ठीक है, और बिटवाइज ऑपरेटर्स, ऐसे करके काफ़ी सारे ऑपरेटर्स होते हैं। वो सारी चीज़ों को हम वन बाय वन धीरे धीरे करके कवर कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वेरिएबल से। पहले हम जानते हैं कि वेरिएबल होता क्या है, उसके बाद फिर उनके टाइप्स पर आएंगे कि एक्चुअल में कितने टाइप्स के वेरिएबल होते हैं, कैसे उनका क्या मीनिंग है, किस तरीके से वो एक दूसरे से डिफरेंट है, ओके। और बाद में हम वन बाय वन सारी चीज़ों को कवर करते हैं। तो यहाँ पर मतलब हमारे जो ब्लैक बोर्ड है उस पर टाइम वेस्ट ना करते हुए हम जाते हैं डायरेक्टली अपने VS कोड पर, और वहाँ पे हम एक प्रोग्राम्स लिखते हैं जिस पे हम सारी चीज़ें सही तरीके से क्लियरली समझ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम वेरिएबल्स के बारे में जानेंगे। तो हम क्या करें, हम VS कोड ओपन कर लेते हैं। आप भी साथ साथ मेरे कर सकते हो, लाइक जो चीज़ें हम बता रहे हैं आप साथ में VS कोड एडिटर खोल लो और जो चीज़ें वन बाय वन चीज़ें सीखते हुए कर सकते हो। बाकी अगर आपको थोड़ा सा डिफरेंट मतलब आपको वीडियो ही पहले देखना है तो आप पूरा वीडियो देख लो, उसके बाद फिर अगर नोट्स प्रिपेयर करते जाना है तो करते जाओ। बाकी इतना कुछ खास है नहीं, मतलब हाँ बेसिक टू एडवांस इंपॉर्टेंट है, पर इसको समझते जाओ, उसके बाद फिर थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना तो वो चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो खैर हम यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना लेते हैं। एक फ़ोल्डर हम बना लेंगे, किस नाम से, हम यहाँ पे बना लेंगे बेसिक वेरिएबल्स, ठीक है। हम यहाँ से यार इस चीज़ के लिए हम बोल देते हैं, हाँ बेसिक इन जावा ऐसा बोल देते हैं, ठीक है, बेसिक्स इन जावा, ओके। तो इस नाम का हमने एक फ़ोल्डर बना लिया जहाँ पे हम एक प्रोग्राम फाइल बनाते हैं, जिस प्रोग्राम का नाम हम नॉर्मल हम डेमो ही रख देते हैं, क्लास का नाम लाइक डेमो डॉट जावा, जिस पे हम बेसिकली क्या करने वाले हैं, हम बेसिकली करने वाले हैं कि हम वेरिएबल्स के बारे में सीखेंगे, हम ऑपरेटर्स के बारे में सीखेंगे और हम क्या सीखेंगे, डेटा टाइप सीखेंगे। तो फिलहाल हम इसका इंपोर्ट कर लेते हैं, क्लास को, पैकेज को इंपोर्ट कर लेते हैं। सो हम लिखेंगे क्या, पैकेज, और पैकेज का नेम क्या है, बेसिक्स क्लास जावा। इस वजह से यहाँ पे एरर आ रहा था, तो अब ये एरर जाके ही चला जाएगा। तो ये हमारी क्या होगी, एक मेन क्लास होगी जिस पे हम एक मेन मेथड पहले बना लेते हैं, उसके बाद फिर हम वेरिएबल्स को देखते हैं कि एक्चुअली में क्या होते हैं वेरिएबल्स, ठीक है। तो मेन मेथड बनाना तुम्हें आता है, कैसे लिखते हैं, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग और क्यूमेंट्स, ठीक है। हाँ, अब हम बात आते हैं वेरिएबल पे। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, वेरिएबल्स की, ओके। अब देखो वेरिएबल्स एक्चुअली में होता क्या है। तो वेरिएबल को आप एक तरीके से बोल सकते हो, एक वेरिएबल एक कंटेनर होता है, एक डिब्बा होता है, ठीक है, जिस पर आप वैल्यूज़ को रख रहे हो, ठीक है। वो वैल्यूज़ किसी भी तरीके की हो सकती हैं। वो वैल्यूज़ आपका नंबर हो सकता है, आपका कैरेक्टर हो सकता है, आपकी बूलियन वैल्यू हो सकती है। बूलियन वैल्यू पता है ना, जैसे 0 1, इनको बूलियन वैल्यू बोलते हैं, 0 या फिर 1, ओके। आपका मैं बोल सकता हूँ स्ट्रिंग हो सकता है। स्ट्रिंग मतलब जैसे मल्टीपल ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, जैसे आपका नाम हो गया, आपके फ्रेंड का नाम हो गया, या फिर किसी का भी एक पैराग्राफ हो गया, या फिर ऐसी चीज़ें जो एक ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं, उसको स्ट्रिंग बोलते हैं, ठीक है। तो हमें क्या समझ में आया कि वेरिएबल एक तरीके से डेटा टाइप है, पर हर तरह की वैल्यू के लिए डिफरेंट डेटा टाइप होगा। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि अगर मुझे नंबर स्टोर करना है तो वहाँ पे वेरिएबल का जो डेटा टाइप होगा वो डबल भी हो सकता है, वो इंटीजर भी हो सकता है, ठीक है, वो शॉर्ट भी हो सकता है, वो फ्लॉट भी हो सकता है, ठीक है। अगर मुझे कैरेक्टर स्टोर करना है तो उसके लिए डेटा टाइप होगा कैर। अगर मुझे स्ट्रिंग स्टोर करना है, स्ट्रिंग टाइप का मुझे डेटा स्टोर करना है तो उसका डेटा टाइप क्या होगा, स्ट्रिंग,
ठीक है। तो हर तरह की वैल्यू के लिए, हर तरह की किस टाइप की वैल्यूज़ आप स्टोर कर रहे हो एक पर्टिकुलर कंटेनर के अंदर, उसको स्टोर करने के लिए अलग अलग टाइप के हमें डेटा टाइप्स को यूज़ करना पड़ता है। जैसे मुझे नंबर स्टोर करना है, तो ऐसे कि एंट नम, ठीक है, नम इक्वल्स टू 10, ये मेरा नंबर डेटा टाइप हो गया, ठीक है। मतलब एक तरीके से ये इंटीजर क्या है, इंटीजर तुम्हारा हो गया डेटा टाइप। नंबर एक्चुअली में हमारे उस डिब्बे का नाम है, उस कंटेनर का नाम है, उस वेरिएबल का नाम है जो कि ये वैल्यू को होल्ड कर रहा है। वैल्यू क्या है तुम्हारी 10 है, इस पर कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। समझ में आया? हम इसको प्रिंट भी कर लेते हैं, जैसे हमने प्रिंट कर दिया क्या, नंबर। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको एक बार रन करा के देख लेते हैं। तो रन कराने के लिए हम अभी फ़िलहाल डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स के फोल्डर पर हैं। हमें आना पड़ेगा बेसिक्स इन जावा नाम के फोल्डर पे। उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा कमांड cd बेसिक्स है ना, हाँ, बेसिक्स इन जावा, ठीक है। हम आ गए भाई इस फोल्डर के अंदर। अब हमारा प्रोग्राम का नाम क्या है, हमारी क्लास का नाम है demo.java। demo.java को रन कराने के लिए हमें कंपाइल करना पड़ेगा पहले, तो जावा सी demo.java। हाँ, किसी को अगर डाउट हो कि हम क्लास का नाम कैपिटल लेटर से क्यों लिखते हैं, तो क्लास का नाम बेसिकली ये लैंग्वेज स्पेसिफिक होता है। लैंग्वेज ने हमें बता रखा है कि अगर आप क्लास बनाते हो तो उस क्लास का जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल लेटर होगा। वैसे ही हमारे वेरिएबल्स पे हम कैमल केसिंग यूज़ करते हैं। कैमल केसिंग का मतलब मालूम है, जैसे कि इस टाइप से बता देता हूँ। कैमल केसिंग होता क्या है, कैमल केसिंग जैसे एक बड़ा वेरिएबल है, तो लेट्स सपोज मैं बोलूँ कि नेम ऑफ फ्रेंड, ओके। सो उसके लिए मैं क्या करूँगा, पहला लेटर मेरा स्मॉल में होगा। अब नेम हो गया ऑफ, अब ऑफ एक अलग चीज़ हो गया, तो ऑफ का फर्स्ट लेटर कैपिटल, फिर स्मॉल, उसके बाद फिर ऑफ क्या, फ्रेंड भी एक अलग वेरिएबल का एक अलग नाम हो गया, ठीक है। तो फ्रेंड का भी पहला लेटर क्या हो जाएगा, कैपिटल। तो इसको बोलते हैं कैमल केसिंग, जिस पे स्टार्ट होता है मेरा वेरिएबल का नाम स्टार्ट होता है एक स्मॉल लेटर से, फिर जैसे जैसे दूसरे स्ट्रिंग या फिर ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स जैसे जैसे ऐड होते जाते हैं, जैसे नेम ऑफ फ्रेंड देखा जाए तो नेम अलग है, ऑफ अलग है, फ्रेंड अलग है। तो अलग अलग मैंने क्या किया, अलग अलग अल्फ़ाबेट्स को या बोल सकते हो अलग अलग स्ट्रिंग्स को एक साथ कॉन्कैटिनेट करके मैंने एक वेरिएबल का नाम डिसाइड किया। तो यहाँ पे अलग अलग स्ट्रिंग्स जहाँ जहाँ पे ज्वाइंट होता है उसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल से में स्टार्ट करता है। इसको बोलते हैं कैमल केसिंग, ओके। तो बेसिकली हम अपनी इस लैंग्वेज में यानी जावा में हम वेरिएबल्स के नेम को कैमल केसिंग के फॉर्म में हम लिखने वाले हैं। हाँ, किसी को डाउट होता है क्या हम वेरिएबल का नाम डिजिट से स्टार्ट कर सकते हैं, लाइक आप 1 2 3 2 10 कोई भी नंबर ले लो, क्या उससे हम क्या किसी वेरिएबल का नाम रख सकते हैं? देख लो, एरर आ गई। हमने क्या यूज़ किया, 1 और नम। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि इस लैंग्वेज ने बता रखा है कि आप किसी भी वेरिएबल का नाम नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, मतलब नंबर से उसको लिख नहीं सकते। अगर आप चाहो कि मैं कोई स्पेशल कैरेक्टर लाइक स्टार या फिर हैश या फिर ऐसा कुछ हम यूज़ करके वेरिएबल का नाम लिखें, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? भाई ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। मतलब हम कोई स्पेशल कैरेक्टर का यूज़ करके भी हम किसी वेरिएबल को नहीं क्रिएट कर सकते हैं, ओके। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, हम किसी भी वेरिएबल को, लेकिन एक चीज़ है, अगर आप वेरिएबल के नेम को पहले अल्फ़ाबेट यूज़ कर लो, बाद में आप नंबर यूज़ करो, तो उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं। नंबर 1 = 20, ठीक है, इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। आप इसको यहाँ पे 1 की जगह आप इस पर स्टार यूज़ कर लो या फिर कुछ यूज़ कर लो, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पे एरर इसलिए आ रही है क्योंकि यहाँ जो स्टार है एक्चुअली वो स्टार एक साइन होता है इस लैंग्वेज पे मल्टीप्लाई का, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जैसे मैं बोलूँ कि इंट नंबर मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 20 का मतलब होता है कि नंबर इक्वल्स टू नंबर इनटू 20, इसका मतलब ये होता है। तो यहाँ पे एक्चुअली में हम जब किसी वेरिएबल को क्रिएट करते हैं तो इस टाइप से हम क्रिएट नहीं कर सकते, इस वजह से यहाँ पे एरर आ रही है, ओके। तो हम किसी स्पेशल कैरेक्टर को इस टाइप से कहाँ पे यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, वो चीज़ हमें खुद प्रैक्टिस करके प्रैक्टिकली हमें देख के समझ में आएगा कि हम किस तरीके से वेरिएबल्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो आप सिंपल से जानो कि किसी भी वेरिएबल को आप क्रिएट करना चाहते हो तो उसको हमेशा एक
अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर से डिनोट करना स्टार्ट करो, ठीक है। आप मतलब मैं बोल सकता हूँ कि आप किसी डिजिट का यूज़ नहीं कर सकते। हाँ, आप ऐसा बोल सकते हो कि आप जैसे यहाँ पे वो यूज़ कर लो, क्या बोल सकते हैं इसको, क्या बोलते हैं, अंडरस्कोर और नम इक्वल्स टू 10, आप ऐसे क्रिएट कर सकते हो। आप यहाँ पे डॉलर यूज़ कर सकते हो, आई गेस, 1 सेकेंड, डॉलर नम इक्वल्स टू 10। हाँ, आप डॉलर का यूज़ भी कर सकते हो, पर बाकी के दूसरे जो तुम्हारे स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं उनका यूज़ करके आप वेरिएबल्स को क्रिएट नहीं कर सकते। तो ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। कैमल केसिंग क्या होता है, वेरिएबल्स को किस तरीके से किस नाम से डिनोट करते हैं, क्या हम नंबर्स का यूज़ कर सकते हैं वेरिएबल के नेम पे, ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। अब बेसिकली जो हमने प्रोग्राम लिखा है कि हमने नंबर एक वेरिएबल क्रिएट किया है, उसको प्रिंट किया है, तो देख लेते हैं कि क्या सच में ये काम कर रहा है या फिर नहीं। सो जावा सी demo.java, इससे हमारा प्रोग्राम क्या हुआ, कंपाइल हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने कुछ चेंजेस किए थे तो हम एक बार इसको फिर से कंपाइल कर लेते हैं, अगर कुछ इशू हुआ होगा तो चला जाएगा। फिर जब हम रन करना है तो जावा क्लास का नाम तो demo.java, तो हमें क्या मिल गया 10, मतलब हमारा जो नंबर जो हमने वेरिएबल लिया है उसका आउटपुट मिल गया। अगर मैं यहाँ पे इसको इंटीजर टाइप लिया है और इस नंबर को मैं लिख दूँ 10.23, तो ये जो नंबर है, ये जो नंबर वेरिएबल है उसका डेटा टाइप हमने क्योंकि क्या रखा है, इंटीजर, और एक्चुअल में जो वैल्यू रखी है वो डबल या फिर आप फ्लॉट बोल सकते हो, वो रखी है। इस वजह से यहाँ पे क्या आ गया, एरर आ गया, ठीक है। तो आप किसी अलग डेटा टाइप के वेरिएबल पे कोई अलग टाइप का डेटा स्टोर नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे क्या बोला, कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम डबल टू इंटीजर, इस देख रहे हो एरर पे कि आप डबल वैल्यू को इंटीजर पे कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो इसको एरर को रेक्टिफाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका डेटा टाइप चेंज करना पड़ेगा। आप क्या लिखोगे, डबल नम इक्वल्स टू दिस। तो इस तरीके से हम यहाँ पे काम करते हैं। ये देखो 10.23, तो ऐसे एक्चुअल में चीज़ें काम करती हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कैर ले लेता हूँ, आपको कैर दिखा देता हूँ। लेट्स सपोज सी इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं अपने नाम का फर्स्ट लेटर ले लेता हूँ, तो ये मेरा क्या होगा, एक कैरेक्टर डेटा टाइप हो गया। पर अगर कैरेक्टर डेटा टाइप के अंदर मैं मल्टीपल कैरेक्टर्स अगर एक साथ लूँ, लेट्स सपोज ए ले लिया, तो वहाँ पे गड़बड़ हो गई। तो क्या हो गया, HA, मतलब दो मैंने क्या लिए, 2 अल्फ़ाबेट्स ले लिए। तो क्योंकि कैरेक्टर डेटा टाइप में सिर्फ एक अल्फ़ाबेट ही आता है, या फिर मैं बोलूँ इसके अंदर मैं नंबर भी रख सकता हूँ 1, तो 1 भी एज अ कैरेक्टर ही ट्रीट किया जाएगा। इसके अंदर आप स्टार रख सकते हो, आप इसके अंदर कोई भी जो भी वैल्यू रखोगे उसको सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर करके रखोगे। इस वजह से वो क्या बन जाएगा, आपका कैरेक्टर बन जाएगा, ठीक है। और वहाँ पे एक सिंगल वैल्यू ही लेनी पड़ेगी। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने लिया AB तो उसको कैरेक्टर ट्रीट कर रहे हो, नहीं, वहाँ पे क्योंकि नंबर्स डबल हो गए, 2 हो गए, इस वजह से वो कैरेक्टर क्रिएट नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो जैसे मैंने ले लिया A और इसको मुझे प्रिंट कराना है, सो क्या करूँगा, सिंपल सा उस जो मेरा वेरिएबल है, वेरिएबल मेरा क्या है C, उसका डेटा टाइप क्या है, कैर, मतलब मेरा जो C नाम का वेरिएबल है उसका डेटा टाइप कैरेक्टर है, जिसके अंदर मेरी कैरेक्टर वैल्यू ही स्टोर होगी, और कैरेक्टर वैल्यू क्या है A। समझ में आया। और इसको मैंने यहाँ पे प्रिंट करा लिया, रन करा के देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, A मेरा प्रिंट हो गया, ओके। अगर मुझे मल्टीपल कैरेक्टर्स, अगर मुझे मल्टीपल वैल्यूज़ प्रिंट करानी है तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, मुझे लेना पड़ेगा स्ट्रिंग। क्योंकि स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग में ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स आप एक्चुअल में होल्ड कर सकते हो। तो स्ट्रिंग, और इसका स्ट्रिंग डेटा टाइप हो गया। वेरिएबल का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, ABCD, अपना नाम कुछ भी, मतलब कुछ भी रख लो आप वेरिएबल का नाम। मैंने STR नाम लिया, स्ट्रिंग नाम से उसका वेरिएबल बना लिया। लेकिन आप एक चीज़ ध्यान रखना, आप जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हमारे इंटीजर, डबल, फ्लॉट, शॉर्ट, बूलियन, ये सब जो चीज़ें होते हैं ना, उनको अगर यूज़ कर लोगे किस नाम से, वेरिएबल की जगह पे, तो वहाँ पे आपकी एरर आ जाएगी। जैसे आप, मैं ले रहा हूँ स्ट्रिंग नाम का डेटा टाइप ले रहा हूँ, जिस पे मैं इंट भी मेरा, क्योंकि ये फिक्स्ड वर्ड्स हैं, इनको आप एज अ वेरिएबल नेम यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर आपको अगर ऐसा लगे कि मैंने स्ट्रिंग लिया, उस स्ट्रिंग डेटा टाइप है मेरा इंट नाम का, मैं वेरिएबल ले लेता हूँ, ठीक है, उसके अंदर मैं स्ट्रिंग स्टोर कर लेता हूँ, सपोज मैं अपना नाम ही स्टोर कर लेता हूँ, तो वहाँ पे क्या एरर नहीं आएगी, आएगी बिल्कुल, क्योंकि जो आप इंट ले रहे हो ना, वो इंट एक्चुअली फिक्स्ड हो चुका है, वो एक प्रिमिटिव डेटा टाइप है, इसको आप ऐसे यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। बाकी आप अपना कुछ भी नाम लिख लो, ABCD XYZ, कुछ भी वेरिएबल का नाम लिखने के लिए, तो वहाँ पे कोई एरर नहीं आएगी। तो ये चीज़ें इस तरह से काम करती हैं, ठीक है। तो मैं स्ट्रिंग को भी प्रिंट करा के दिखा देता हूँ आपको।
हाँ, तो ये हमारा नाम भी प्रिंट हो गया। ओके, अब अगर आपके दिमाग में ऐसा ख्याल आए कि क्या मुझे जो मैंने नाम लिया है, मैंने जो स्ट्रिंग लिया है, मुझे इस पूरी स्ट्रिंग को प्रिंट नहीं कराना, मुझे इसके पर्टिकुलर कैरेक्टर को ही प्रिंट कराना है या कैरेक्टर वाइज प्रिंट कराना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रिंग जो डेटा टाइप जो हो गया, स्ट्रिंग जो डेटा टाइप हो गया, उसमें जो आप वैल्यू स्टोर कर रहे हो ना, वो वैल्यूज़ को इंडेक्स वाइज स्टोर कर रहा है। तो आप ऐसा मान सकते हो जो मेरा h है वो एक्चुअली स्ट्रिंग के 0 इंडेक्स पे स्टोर हो रहा है। वैसे ही a इसके फर्स्ट इंडेक्स पे, r सेकेंड इंडेक्स पे, i थर्ड इंडेक्स पे, o फोर्थ इंडेक्स पे, m फिफ्थ इंडेक्स पे। तो आप इंडेक्स वाइज वैल्यू भी रिटर्न कर सकते हो। जैसे मुझे अगर मैं बोलूँ str ऑफ 3, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलने वाला है, आप गेस कर सकते हो? पहले बताओ, पहले यहाँ पे एक एरर क्यों आ गई? यहाँ पे हमें एरर क्यों मिल गई? जहाँ पे एरर हमें क्यों मिल गई, अगर हम इसके ऊपर करते हैं तो यहाँ पे क्या आता है कि द टाइप ऑफ एक्सप्रेशन मस्ट बी एन एरे टाइप बट इट रिजॉल्व्स टू स्ट्रिंग, क्योंकि हमने यहाँ पे स्ट्रिंग लिया है और स्ट्रिंग, और यहाँ पे हम एरे की तरह उसको ट्रीट कर रहे हैं, मतलब हम उसकी वैल्यूज़ को डायरेक्टली यहाँ पे प्रिंट कराना चाहते हैं एरे की तरह, तो वहाँ पे इस वजह से ये एरर क्रिएट करेगा। तो अगर मुझे इसकी कोई वैल्यू को प्रिंट करानी है, पर्टिकुलर वैल्यू को प्रिंट करानी है, तो मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा? इसका एक मेथड होता है str.char@, और char@, फिर मैं उसके पर्टिकुलर इंडेक्स को एक्सेस कर सकता हूँ। जैसे मुझे इसके थर्ड इंडेक्स की वैल्यू को इंसर्ट एक्सेस करना है, तो मैंने इंडेक्स 3 ले लिया, तो इंडेक्स 3 पर इसकी वैल्यू क्या होगी? h मेरी 0th इंडेक्स हो गई, a फर्स्ट, r सेकेंड, और i क्या हो गई? थर्ड इंडेक्स। तो ये यहाँ पे क्या प्रिंट होना चाहिए? i प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, हम एक बार इसको रन करा के देख लेते हैं कि हमारा काम कर रहा है या फिर नहीं। ओके, जावा, तो हमें क्या मिल गया? आई एक्चुअली में क्या है? इसके थर्ड इंडेक्स पे, इस स्ट्रिंग के थर्ड इंडेक्स की वैल्यू है। तो अगर मुझे कोई स्ट्रिंग के पर्टिकुलर कैरेक्टर को या पर्टिकुलर इंडेक्स वाइज अगर मैं कोई वैल्यू को प्रिंट करना चाहता हूँ, तो वहाँ पे जो आपकी स्ट्रिंग का जो नाम ले रखा है आपने, जो वेरिएबल का नाम रखा है, उसको डॉट आपको char@, यूज़ करना पड़ेगा। char@, क्या है? char@, एक्चुअली में स्ट्रिंग का मेथड है। ठीक है, ऐसे करके देखो, आप जब स्ट्रिंग, एक चीज़ देखना, जब स्ट्रिंग आपने लिया, जब डॉट लगाओगे ना, तो आप इस स्ट्रिंग के जितने भी मेथड्स हैं आपको यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। जैसे char@, हो गया मेरा, सबस्ट्रिंग हो गया, अगर मुझे सबस्ट्रिंग फाइंड करनी है इसकी पर्टिकुलर स्ट्रिंग को, या फिर इसकी लेंथ निकालनी है, या फिर इसकी सबस्ट्रिंग जहाँ पे बिगिनिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स अगर मैं देना चाहता हूँ, या फिर उसको फॉर्मेट करना है किसी और फॉर्म में, या फिर कैर्स नंबर ऑफ कैरेक्टर्स काउंट करने हैं, कोड पॉइंट ऐड, ऐसे करके बहुत सारे इसके मेथड्स हैं। ये प्री डिफाइंड मेथड्स हैं जो कि हमारे जो डेवलपर्स हैं, जो जावा डेवलपर्स, जो मैं बोल सकता हूँ कि इंडस्ट्री में जिन्होंने लैंग्वेज पे काम किया है या जो इस लैंग्वेज को की देखभाल करते हैं, तो वो इस पर प्री डिफाइंड मेथड्स वगैरह ऐड करते रहते हैं जिनको हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो हम ऐसे एक्सेस करते हैं कि जो वेरिएबल का आपने बनाया और डॉट करके, जैसे आप डॉट लगाओगे, पीरियड साइन जैसे आप इन्वॉल्व करोगे, तो वैसे ही आपको इसके सारे मेथड्स एक्सेस करने के लिए आपको सजेशंस मिल जाएंगे, जिस पे आप अपने यूज़ के अकॉर्डिंग उनको एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अब हम कुछ और चीज़ देख लेते हैं। जैसे हम बूलियन देख लेते हैं। बूलियन, अगर बूलियन किस केस पे यूज़ करते हैं? देखो, मैं अगर फ्लैग यूज़ करूँ, मैं यहाँ पे ट्रू बोल दूँ, ठीक है, अगर मैं बोलूँ ट्रू और इसको मैं प्रिंट कराना चाहूँ, लेट्स सपोज फ्लैग, ठीक है, इसको फ़िलहाल हम कमेंट कर देते हैं। हाँ, कमेंट का मतलब क्या होता है? देखो, कमेंट का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने इसको कमेंट कर दिया, तो इस कमेंट का मतलब क्या हुआ? कमेंट का मतलब वो पर्टिकुलर लाइन जब हम कंपाइल करते हैं तो उसको रीड नहीं किया जाएगा, उसको ऐसे ट्रीट नहीं किया जाएगा कि मुझे इसको एग्जीक्यूट करना है, उसको इग्नोर कर दिया जाएगा। सिंपल सा कमेंट यही होता है। जैसे किसी, आप चाहते हो कि कोई पर्टिकुलर मतलब कुछ लिखना चाहते हो अपने प्रोग्राम को, ताकि मेरा डेवलपर्स अगर उस पर्टिकुलर कोड को समझना चाहे कि ये पर्टिकुलर फंक्शन या पर्टिकुलर कोड काम क्या कर रहा है, तो उसके ऊपर आप उसकी कुछ थियरी लिख सकते हो, कुछ चीज़ें उसको मेंशन कर सकते हो, और बाद में आप कमेंट यूज़ कर सकते हो। तो वहाँ पे कमेंट हमारे दो तरह के होते हैं। एक हमारा सिंगल लाइन कमेंट, जिसके लिए आप डबल स्लैश यूज़ करते हो। एक होता है हमारा मल्टी लाइन कमेंट, जिसपे फॉरवर्ड स्लैश, स्टार और फिर स्टार और फॉरवर्ड स्लैश, और इसके अंदर आप बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हो। मतलब ऐसे करके मल्टीपल लाइंस पे जितनी चीज़ें लिखना चाहते हो वो सारी चीज़ें लिख सकते हो। और ये प्रोग्राम, ये मतलब यहाँ पे कोई एरर नहीं आने वाली, ये इग्नोर कर दिया जाएगा। ठीक है, वैसे ही अगर आप चाहो
कि ऐसे करके आप मल्टीपल लाइंस पे लिखो, तो मल्टीपल लाइंस पे पॉसिबल नहीं है, मतलब हर लाइन पे आपको फिर फॉरवर्ड स्लैश यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, डबल फॉरवर्ड स्लैश। तो इस वजह से ये सिंगल लाइन कमेंट हो गया हमारा, और ये हमारा क्या हो गया, मल्टी लाइन कमेंट हो गया। तो इस तरीके से हमारा सिंगल लाइन और मल्टी लाइन कमेंट का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। मैंने इस लेक्चर पे मैंने मेंशन नहीं कर रखा था, पर हमने फिर भी इसको देख लिया, समझ लिया। ओके, तो फिलहाल हम इसको इरेज कर देते हैं, अभी इसका कोई यूज़ नहीं। बाकी आपको आइडिया लग गया कि हम कमेंट भी कर सकते हैं अपनी प्रोग्राम में, और वो की जो कि एग्जीक्यूट होने वाला नहीं है। जैसे आप यहाँ पे कमेंट देख सकते हो ना, पर ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आएगी, ठीक है। इस कमेंट में हम कर क्या रहे हैं, उसकी थर्ड इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं स्ट्रिंग की, पर हम जब हम रन करेंगे तो हमें कुछ भी प्रिंट नहीं मिलेगा। ये हम प्रिंट इसको कर रहे हैं तो हमारा ये प्रिंट करके मिलेगा, क्योंकि इसको हमने कमेंट नहीं किया। तो फ्लैग में जैसे हमने फ्लैग में हमने ट्रू प्रिंट किया, तो ट्रू या तो यहाँ पे 1 आएगा, या फिर मेरा क्या आएगा, ट्रू प्रिंट होकर आएगा। एक बार इसको रन करा के देख लेते हैं। देखो ट्रू प्रिंट होके आया। तो आप जो मेरा बूलियन टाइप होता है ना, बूलियन एक्चुअल में इसलिए यूज़ करते हैं जब आप कोई सिंगल वैल्यू लेना चाहते हो, जैसे ट्रू फॉल्स हो गया, 0 या फिर 1, तो ऐसी वैल्यूज़ के लिए हम बूलियन डेटा टाइप यूज़ करते हैं। तो जो हमारा बूलियन होता है ना, बूलियन के अंदर हम बेसिकली ट्रू या फिर फॉल्स वैल्यू प्रिंट करा रहे होते हैं। तो आप यहाँ पे फॉल्स करा सकते हो। फॉल्स का मतलब एक्चुअली में 0 होता है, और ट्रू का मतलब जो हमारा होता है, जैसे मैं बोल दूँ कि बूलियन और फ्लैग 2 इक्वल्स टू ट्रू, ठीक है। तो ये जो ट्रू होता है ना, वो एक्चुअली में मेरा 1 होता है। 1 मतलब ट्रू और फॉल्स मतलब 0। तो इस तरीके से हमारा बूलियन डेटा टाइप भी काम करता है। तो हमने क्लियर कर लिया कि इंटीजर वैल्यू क्या होती है, डबल क्या होती है, कैरेक्टर क्या होता है, स्ट्रिंग क्या होते हैं, बूलियन क्या होते हैं, और कमेंट्स वगैरह भी हमने देख लिया, ठीक है। काफ़ी चीज़ें हमने वेरिएबल्स पे देख ली, और हमें ये भी पता चल गया कि एक्चुअली में वेरिएबल्स होते क्या हैं। अब हम देख लेते हैं कांस्टेंट क्या होते हैं। कहीं कहीं पे हम देखते हैं ना कि कांस्टेंट वैल्यूज़ यूज़ कर रहे होते हैं। ओके, तो कांस्टेंट एक्चुअली में इनका डेटा टाइप वही होता है जो कि प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है, पर वहाँ पे हम जिस वेरिएबल को हम एक कैपिटल लेटर के साइन से डिनोट करते हैं, जैसे मैंने बोल दिया कि पाई इक्वल्स टू 3.14, ओके, पर ये इंटीजर नहीं होता, इसका टाइप क्या होता है, डबल होता है। तो अब ये 3.14 जो हो गया, ये एक कांस्टेंट वैल्यू हो गई। कांस्टेंट वैल्यू, जो कांस्टेंट वेरिएबल होते हैं उनको हमेशा कैपिटल लेटर पे ही लिखा जाता है, तभी वो कांस्टेंट ट्रीट किए जाते हैं। कांस्टेंट मतलब क्या होता है, जो कि चेंज ना हो, जो कि बदले ना। मतलब अगर मैं बोलूँ कि जो सर्कल का में जो पाई की वैल्यू होती है वो एक्चुअली 3.14 होती है, तो 3.14 मैंने एक बार बता दी, तो भाई वो चेंज नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि छोटे सर्कल के लिए उसकी पाई की वैल्यू चेंज हो जाएगी और बड़े सर्कल के लिए पाई की वैल्यू कुछ और होगी, तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो जो वैल्यूज़ कांस्टेंट होती हैं, जो चेंज नहीं हो सकती, ऐसी पर्टिकुलर चीज़ जो कभी चेंज नहीं होती हैं, उनको हम कांस्टेंट बोलते हैं। और कांस्टेंट को हम अपनी इस जावा लैंग्वेज में कैपिटल लेटर से लिखते हैं, ठीक है। तो कांस्टेंट पे और वेरिएबल पे आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। बाकी ये ट्रीट एज अ वेरिएबल ही किए जाते हैं, बट क्योंकि इनकी वैल्यू चेंज नहीं होती, आप ऐसा नहीं बोल सकते कि पाई मैंने यहाँ पे दे दिया, उसके बाद फिर मैं बोल दूँ कि चलो अब पाई की वैल्यू मैं बोल देता हूँ 3.15 कर देता हूँ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा अगर लिखते हो इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, आप उसको कांस्टेंट की तरह ट्रीट नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये चीज़ गलत है। ओके, आप इसको प्रिंट भी करा सकते हो, जैसे मैं प्रिंट करा देता हूँ पाई को, ठीक है। स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं फ़िलहाल और रन करा देते हैं। हाँ, ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब हम क्या करेंगे, एक छोटा सा प्रोग्राम लिखेंगे, ठीक है। हमारा एक्चुअली जो कैलकुलेटर वाला प्रोग्राम होता है ना, उसी कैलकुलेटर वाले प्रोग्राम को लिख लेते हैं। इसलिए लिख लेते हैं ताकि आपसे थोड़ा बहुत जो मिस्टेक्स करते हो वो चीज़ें वेरिएबल वाइज आपकी सारी क्लियर हो जाएंगी। हम क्या करते हैं, कैलकुलेटर वाला प्रोग्राम नहीं करते, हम करते हैं एक हम सर्कल का रेडियस फाइंड करते हैं, सर्कल का एरिया फाइंड करते हैं। तो सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है ना। हाँ, तो एरिया ऑफ सर्कल मुझे फाइंड करना है, एरिया ऑफ सर्कल जो कि होता है पाई आर स्क्वायर, पाई n2 r इंटू आर स्क्वायर मतलब r इंटू आर, ठीक है। तो ये हमें फाइंड करना है, इसका एक हमें प्रोग्राम लिखना है। तो एरिया ऑफ सर्कल का हम क्या करें, एक मेथड बना लेते हैं जो कि मुझे सर्कल का एरिया जो जितना भी आने वाला है वो रिटर्न करने वाला है, ठीक है।
तो हम क्या लिखेंगे, स्टैटिक, ये रिटर्न क्या करेगा, इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा या फिर डबल वैल्यू रिटर्न करेगा, क्योंकि सर्कल का एरिया तो भाई डबल में हो सकता है या फिर इंटीजर में भी कभी कभी आ जाता है। ठीक है, हम डबल मान लेते हैं। ठीक है, अब हम बोल देते हैं इसका जो मेथड है उसका नाम रख देते हैं एरिया ऑफ सर्कल। यहाँ पे देख रहे हो हम कैमल केसिंग यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब एरिया ऑफ सर्कल में हम एक्चुअली में देंगे क्या, हमारी जो पाई की वैल्यू है ये तो कांस्टेंट है, इसको तो चेंज करने वाले नहीं है। जो रेडियस है वो हर बार चेंज होगा, तो यहाँ पे हम क्या करें, हम यहाँ पे रेडियस डिफाइन कर लेते हैं और रेडियस हम यूज़र को प्रोवाइड कर देते हैं। तो हम डबल रेडियस RADIUS ये हमारा वेरिएबल हो गया, जिसके अंदर हम मान लेते हैं सर्कल का रेडियस हमारा क्या है 3.567। ओके, तो ये हमारी सर्कल की रेडियस हो गई। और मैं क्या करूँगा, इस जो मेथड है एरिया ऑफ सर्कल, इस पर ये रेडियस प्रोवाइड करूँगा और उसका जो एरिया है वो मुझे मिलेगा। तो क्या करूँगा, मैं इस मेथड को कॉल करूँगा एरिया ऑफ सर्कल, जिसके अंदर मैं रेडियस दे दूँगा। तो रेडियस हमारी क्या है ये है, पर अब ये रेडियस तो हमने दे दिया, पर मुझे पता है कि अब एरिया ऑफ सर्कल हम निकाल रहे हैं, जो कि रिटर्न क्या करेगा, मुझे डबल रिटर्न करेगा। मतलब जो मेरा रिजल्ट आने वाला है वो डबल में आने वाला है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा जिसका डेटा टाइप डबल रखना पड़ेगा, और वो सर्कल के एरिया को होल्ड करने वाला है। ठीक है, तो हम बना लेते हैं क्या, एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल जिसका डेटा टाइप क्या रख देते हैं, डबल। ठीक है, डबल डेटा टाइप रख देते हैं, जो कि इस एरिया ऑफ सर्कल मेथड को कॉल करेगा, जिसके अंदर हम ये पर्टिकुलर रेडियस को प्रोवाइड कर रहे होंगे, और ये हमें रिटर्न क्या करेगा, हमें सर्कल का एरिया रिटर्न करेगा। अब देखो, अब क्योंकि मुझे पता है कि पाई की वैल्यू तो कांस्टेंट है। ठीक है, पाई की वैल्यू कांस्टेंट है, तो हम यहाँ पे पाई को कहीं पे भी डिफाइन कर सकते हो। मैं पाई को अपने जो क्लास है, अपनी जो मेथड है उसको उसके बाहर ही डिफाइन कर देते हैं। अब क्योंकि ये क्या है, ये कांस्टेंट है, चेंज होने वाला नहीं है। ठीक है, तो मैं इसको मान लेता हूँ क्या, स्टैटिक इसलिए क्योंकि मैं इसको चेंज करने वाला नहीं हूँ। ठीक है, स्टैटिक, और इसका डबल डेटा टाइप रख देते हैं, पाई नाम से इसका वेरिएबल का या कांस्टेंट का नाम रख देते हैं, और जिसकी वैल्यू क्या होगी 3.14। ओके, अब मुझे यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे मैं एक्चुअली सर्कल के एरिया को रिटर्न करने वाला हूँ, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई इंटू आर। पर अभी आर तो हमारे पास है नहीं, मतलब हमने क्या किया, हमने जो एरिया ऑफ सर्कल जो यहाँ पे मेथड क्रिएट किया है उसके अंदर रेडियस को यहाँ से तो पास करें, पर यहाँ से तो ले ही नहीं रहे, मतलब मेथड पे तो हम एक्चुअली हमने डिफाइन ही नहीं किया। तो यहाँ पे जो हमने मेथड बनाया है एरिया ऑफ सर्कल, उस पर इस रेडियस को लेना भी तो पड़ेगा। तो रेडियस हमारी एक्चुअली उसका डेटा टाइप क्या है, डबल। तो यहाँ पे भाई उस जो हमारा मेथड है उसके अंदर उसका डेटा टाइप और रेडियस, या आप आर ही मान लो, क्योंकि अब कुछ लोगों के दिमाग में आएगा एक सवाल कि यहाँ पे हमने रेडियस, भाई यहाँ पे पूरा का पूरा रेडियस लिखा है, यहाँ पे आर लिख दिया, मतलब उसकी वेरिएबल का नाम ही चेंज कर लिया। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो आपने रेडियस बनाया है ये लोकल स्कोप वेरिएबल है, मतलब ये पर्टिकुलरली सिर्फ इसी ब्लॉक के अंदर यूज़ होगा। ठीक है, इसी ब्लॉक के अंदर यूज़ होगा। मैंने यहाँ से पास तो कर दिया। अब यहाँ पे जो मैंने आर बनाया है ये मैंने इस मेथड के अंदर बनाया है। मेथड हमारा क्या है, एरिया ऑफ सर्कल, जो कि इस मेथड के अंदर ही यूज़ किया जाएगा। ठीक है, तो इसको लोकल स्कोप वेरिएबल बोलते हैं। आगे की सारी चीज़ें प्रॉपरली क्लियर होती जाएंगी जैसे जैसे आप चीज़ें देखते जाओगे, समझते जाओगे, पर धीरे धीरे हमें समझना है, ऐसे समझना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सबसे पहले रेडियस लिया। ठीक है, मुझे एरिया ऑफ सर्कल चाहिए, उसके लिए रेडियस जाना बहुत ज़रूरी है। मैंने एरिया ऑफ सर्कल नाम का एक मेथड बनाया जिसके अंदर हम एक्चुअल में रेडियस को पास कर रहे हैं। तो रेडियस को हमने यहाँ पे पास कर लिया, पर मुझे पता है कि जब सर्कल का रेडियस निकालूंगा, सर्कल का एरिया निकालूंगा, तो उसका जो डेटा टाइप आएगा वो एक्चुअल में डबल आएगा। ठीक है, तो रिटर्न वैल्यू क्या होगी, डबल, जो कि मुझे एक रिजल्ट नाम के वेरिएबल पे होल्ड करना पड़ेगा। रिजल्ट मान लो आप कुछ भी नाम, मतलब नाम कुछ भी दे सकते हो, उस पर मत जाना। ठीक है, अब मैंने रिजल्ट नाम के वेरिएबल को मान लिया कि इस वैल्यू पे, इस वेरिएबल पे मेरा सर्कल का एरिया आने वाला है। ओके, मुझे पता है कि सर्कल के एरिया के लिए मुझे पाई भी चाहिए, तो मैंने एक स्टैटिक वेरिएबल बना लिया, स्टैटिक डबल पाई, और जिसकी वैल्यू क्या होती है 3.14। स्टैटिक क्यों रखी, क्योंकि इसको मैं चेंज करने वाला नहीं हूँ, और ये पर्टिकुलरली इस क्लास के अंदर जितने भी मेथड है कहीं पर भी मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ बिना इसकी वैल्यू को अपडेट किए हुए। ओके, इस वजह से मैंने इसको स्टैटिक और पाई एक कांस्टेंट डेटा टाइप मैंने इसलिए बना दिया पाई को, ताकि क्योंकि पाई कांस्टेंट क्यों हो गया, क्योंकि पाई की वैल्यू चेंज होती ही नहीं है। पाई की तो वैल्यू भाई हमेशा, जब से बताया गया है, जब से हमें मालूम हुआ है कि भाई पाई की वैल्यू 3.14 होती है, तब से
किसी ने ऐसा तो बोला नहीं कि भाई पाई की वैल्यू अब 3.14 नहीं होगी, आज से पाई की वैल्यू 3.24 होगी, ऐसा तो कभी हुआ नहीं। तो क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यूज हैं, इस वजह से इनको हम एक कैपिटल लेटर से, जो कि हम नेमिंग कन्वेंशन बोल सकते हो जावा में या किसी भी लैंग्वेज का, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ट्रीट कर रहे हैं। अब सर्कल का एरिया हम फाइंड कर रहे हैं। सर्कल का एरिया हमें मालूम है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू यहाँ पे पाई आ गया, यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इंटू आर मतलब आर स्क्वायर ही हो गया। अब मुझे इसको रिटर्न भी करना पड़ेगा, तो रिटर्न करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, रिटर्न लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से क्या मुझे जाएगा, ये रिटर्न क्या होके जाएगा, ये रिटर्न होके जाएगा पाई की वैल्यू मतलब 3.14 और इंटू 3.567 इंटू 3.567। अब इसका कैलकुलेशन जाने वाला है रिजल्ट नाम के वेरिएबल पे। अब रिजल्ट नाम के वेरिएबल को मुझे प्रिंट भी कराना है, चलो प्रिंट करा देते हैं, क्योंकि हमें पता भी तो चलना चाहिए भाई एरिया ऑफ सर्कल आया कितना है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, रिजल्ट समझ में आया। और अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाली जो चीज़ें हैं ना रहने देते हैं अभी, ठीक। फिलहाल आप सिर्फ इतना देखो जितना हमने लिखा है, ओके। हमने एक नया मेथड बनाया एरिया ऑफ सर्कल का, जिसको हमने यहाँ पे कॉल किया। मेथड को हमने क्या किया, यहाँ पे कॉल किया अपने मेन मेथड के अंदर, जिसकी जो वैल्यू आने वाली है वो रिजल्ट आने वाली है। रिजल्ट में हमें डबल स्टोर करना पड़ेगा, क्योंकि रिटर्न भी डबल ही हो रहा है। ये रिटर्न टाइप है एक्चुअली मेथड का, हमारा मेथड का ये रिटर्न टाइप है, ये मेथड का नाम है, ओके। तो रिटर्न क्योंकि डबल होगा तो डबल ही मुझे होल्ड करने के लिए भी चाहिए। अब डबल होल्ड करने के लिए मिल गया, मुझे सब कुछ मिल गया और मैंने उसको फाइनली यहाँ पे प्रिंट करा लिया, ओके। अब इस प्रोग्राम को क्या करें, सेव कर लें और एक बार रन करा के देख लेते हैं कि हमारा सर्कल का जो एरिया है वो कितना आया। तो देख रहे हो आप एरिया ऑफ सर्कल कितना आ गया, 39.95175, इतनी सारी, मतलब बहुत सारी वैल्यूज़ आ गई। तो एक्चुअली में ये क्या आ गई, ये डबल में हमें वैल्यू मिल गई। तो इस तरीके से हमने क्या क्या यूज़ देख लिया यहाँ पे हमने देखा कि किस तरीके से हम वेरिएबल्स को यूज़ कर रहे हैं, किस तरीके से हमने स्टैटिक वेरिएबल बनाया, किस तरीके से हमने हमें यहाँ पे हमने तो यहाँ पे हमने क्या देखा, हमने यहाँ पे देखा कि हम किस तरीके से वेरिएबल्स को क्रिएट करते हैं, किस तरीके से हम मेथड को क्रिएट करते हैं और किस तरीके से मेथड की वैल्यूज़ को रिटर्न किया जाता है, किस तरीके से हमने स्टैटिक वेरिएबल्स क्रिएट किया जाता है, किस तरीके से लोकल वेरिएबल क्रिएट किए जाते हैं। ये लोकल वेरिएबल है तुम्हारा डबल आर, ये तुम्हारा लोकल वेरिएबल हो गया, जैसे डबल रेडियस, मतलब एक पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर ही यूज़ हो रहा है वो, ठीक है। किस तरीके से उसको कॉल किया जाता है और कैसे हम वैल्यूज प्रिंट करते हैं। तो बेसिक आपको आइडिया लग गया होगा कि एक्चुअली में जावा में प्रोग्राम्स लिखे कैसे जाते हैं, किस तरीके से मेथड बनाए जाते हैं और कैसे हमारी वैल्यूज़ प्रिंट हो रही होती है, ठीक है। तो इतना बेसिक आइडिया लग गया हो, अब हम इसके नेक्स्ट पे मूव करते हैं, ओके। तो हम बेसिकली टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स देख लेते हैं कि कितने टाइप्स के वेरिएबल्स होते हैं और उसको थोड़ा डीपली एक प्रोग्राम के थ्रू समझ लेते हैं, ताकि इन फ्यूचर कभी अगर आपको कन्फ्यूजन होता है कि भाई लोकल इंस्टेंस और स्टैटिक वेरिएबल्स क्या होते हैं, किस तरीके से यूज़ करते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, तो इस पर्टिकुलर चीज़ को समझने के बाद वो क्लैरिटी आपके अंदर आ जाएगी, ओके। सो देखो हाँ, तो यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि समझने में थोड़ा सा आसानी हो जाए, ओके। और उसके बाद फिर हम इस चीज़ को पढ़ते हैं और उसके बाद हम प्रोग्राम करके समझ लेते हैं कि एक्चुअली में ये चीज़ें होती क्या है, कैसे काम कर रही होती हैं, वो सारी चीज़ें, ठीक, ओके। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो पूरा ही ब्लू हो गया, ओके, कोई नहीं, हम फिलहाल इसको वाइट ही करता है। और हाँ स्टैटिक हो गया और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, देखो इस चीज़ को अच्छे से पढ़ो पहले। लोकल वेरिएबल जो कि डिक्लेयर्ड विद इन अ मेथड और अ ब्लॉक एंड एक्सेसिबल ओनली विद इन दैट स्कोप। मैंने जैसे बताया था कि लोकल वेरिएबल एक्चुअली क्या होते हैं कि किसी पर्टिकुलर मेथड के अंदर ही डिक्लेयर किए जाते हैं। मेथड बोलो या फिर एक ब्लॉक बोलो, ठीक है, एक ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर किए जाते हैं एंड एक्सेसिबल ओनली विद इन दैट स्कोप, और सिर्फ उसी ब्लॉक के अंदर, उसी मेथड के अंदर ही उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। आप ऐसा समझ सकते हो कि एक घर के अंदर कोई पर्टिकुलर इंसान है, तो वो
मान लो वो इंसान कुछ ऐसा है, इस टाइप का हमने बनाया है कि सिर्फ वो उसको उसी घर के अंदर ही काम करना है, वो घर के बाहर ना वो जाने वाला है और ना घर के बाहर के लोग उसको जानते हैं, ठीक है। वो ऐसा इंसान है कि वो घर के अंदर पैदा हुआ है और वहीं पर वो एट लास्ट मर जाने वाला है और कोई उसको बाहर से नहीं जानेगा कि भाई वो एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं करता है, ठीक है। तो कुछ इसी टाइप का हमारा लोकल वेरिएबल होता है कि जो एक पर्टिकुलर मेथड या फिर ब्लॉक के अंदर क्रिएट किया जाता है, उसी के अंदर ही उसको एक्सेस किया जाता है और उसको कहीं से बाहर से कोई उसको नहीं जानता। इंस्टेंस वेरिएबल क्या होते हैं? डिक्लेयर्ड आउटसाइड ऑफ मेथड बट विद इन अ क्लास। एक क्लास होती है, क्लास मतलब क्या होता है? ब्लूप्रिंट, ठीक है। ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट बोल सकते हो, ठीक है। क्लास का देखो, अगर आई थिंक क्लास क्लियर होगी, पर फिर मैं बता देता हूँ कि क्लास एक्चुअली होती है ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक ब्लूप्रिंट हो गया, एक पर्टिकुलर हमने सिनेरियो हमने दिमाग में सोच लिया कि मेरा, जैसे हम बोल सकते हैं किसी बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट, कि हमारी बिल्डिंग कैसे बनने वाली है, किस तरीके से दिखने वाली है। और ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं? जब वो बिल्डिंग बनकर तैयार हो जाती है, ठीक है। जब वो विजुअलाइज कर सकते हैं, जब वो एक स्पेस को ऑक्यूपाई कर रही है, तब उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारा क्लास होती है वो एक तरीके से ब्लूप्रिंट होती है, एक इमेजिनरी सीन बोल सकते हो, जिसके अंदर काफ़ी चीज़ें हो रही होती हैं, हमें पता है कि ऐसा ऐसा होगा क्लास के अंदर, लेकिन जब उसको ऑक्यूपाई करना चाहते हो, उसके लिए आपको उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, तभी आप उसको रियल लाइफ में उसकी मेमोरी को ऑक्यूपाई कर सकते हो, रियल लाइफ में उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो हमारा जो इंस्टेंस वेरिएबल होता है वो डिक्लेयर्ड आउटसाइड मेथड, मतलब मेथड के बाहर डिक्लेयर किया जाता है बट विद इन अ क्लास, पर उस क्लास के अंदर होता है, क्योंकि क्लास के अंदर बहुत सारे मेथड होते हैं। हमने यहाँ पे क्या देखा, हमने एक डेमो क्लास बनाई थी, ठीक है। ये डेमो क्लास हमने बनाई थी, उसके अंदर हमारे दो मेथड हमने बनाए, एक हमने मेन मेथड बनाया पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, और दूसरा हमने मेथड क्या बनाया, ये एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। तो हम कहना क्या चाहते हैं कि जो हमारा जो इंस्टेंस वेरिएबल है वो डिक्लेयर्ड आउटसाइड मेथड, मतलब इस मेथड के तो बाहर क्रिएट होगा, मतलब ये जो मेरा मेथड है ना उसके बाहर क्रिएट होगा, मतलब डिक्लेयर होगा, बट विद इन अ क्लास, पर इस क्लास के अंदर, ये डेमो क्लास के अंदर ही वो डिक्लेयर किया जाएगा। ओके, दे आर यूनिक टू ईच इंस्टेंस ऑफ द क्लास, और ये हर एक इंस्टेंस के लिए यूनिक होते हैं। मतलब आपने किसी क्लास के अंदर या किसी मेथड के बाहर, ठीक है, आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, आप किसी क्लास के अंदर आप उसको यूज़ करना चाहते हो तो किसी पर्टिकुलर दूसरे वेरिएबल पे उसको असाइन करना पड़ेगा, या उसकी वैल्यूज़ को आप मतलब अपने अकॉर्डिंग उसको चीज़ें रख सकते हो। जैसे आपने लेट्स सपोज ऐसा मानो, देखो मैं ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। मैंने क्या क्रिएट किया, मैंने एक स्टैटिक डिस्प्ले नाम का, स्टैटिक वाइड डिस्प्ले नाम का एक मेथड बनाया, या हाँ वाइड ही मान लेते हैं, जिसके अंदर हमें एक्चुअली एक आईडी ले रहा है। ओके, अब हम क्या करें, हम यहाँ पे एक इंस्टेंस वेरिएबल बनाना चाहते हैं। तो इंस्टेंस वेरिएबल लेट्स सपोज मैंने इंटीजर टाइप ही रख देते हैं, उसका नाम रख देते हैं लेट्स सपोज जॉब आईडी, ठीक है। जॉब आईडी मैंने क्या किया, उसको डिक्लेयर कर दिया। अब इसको मैं इसके अंदर यूज़ करना चाहता हूँ, ठीक है, इसके अंदर यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैं बोल दूंगा कि जो मेरी आईडी है जो अभी इस मेथड के अंदर मैंने बनाई है, उसकी वैल्यू एक्चुअली में 101 है, ठीक है, 101 है। पर अब ये जो आईडी है मैं उस इंस्टेंस वेरिएबल को असाइन करना चाहता हूँ, जो कि मैंने इस मेथड के बाहर डिक्लेयर किया है। तो डिक्लेयर किया है, डिक्लेयर करने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ आपने उसको डिक्लेयर कर दिया है, मतलब उसका डेटा टाइप पता है आपको, उसका नाम पता है, पर उसमें वैल्यू असाइन नहीं की है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इस जॉब आईडी पर, मतलब ये जो मेरा जॉब आईडी है ना, आपने जो बाहर बनाया है उस पर ये आईडी दे रहे हो आप, जॉब आईडी इक्वल्स टू आईडी। पर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आई, यहाँ पे प्रॉब्लम ये आई कि यहाँ पे मुझे आई थिंक दिस कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा, दिस डॉट जॉब आईडी इक्वल्स टू आईडी, ऐसा भी नहीं आ रहा। जॉब आईडी इक्वल्स टू 101, या फिर आईडी कैन नॉट मेक अ स्टैटिक रेफरेंस टू द नॉन स्टैटिक फील्ड, नॉन स्टैटिक, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली अगर हम स्टैटिक यूज़ करेंगे ना तो वो चीज़ हम इस इंस्टेंस वेरिएबल को यूज़ नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पे मुझे पब्लिक यूज़ करना पड़ेगा। ओके, तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, उस वजह से हम चीज़ों को सही तरीके से एक्सेस नहीं कर पाते, पर जब हम गलतियाँ करते हैं तो हमें मालूम होता है एक्चुअली में कि हम चीज़ें काम कैसे कर रही हैं और कैसे हम इनको यूज़ करने वाले हैं। तो जॉब आईडी जो कि मैंने बाहर डिक्लेयर की थी, जो कि एक इंस्टेंस वेरिएबल है, अब मैं उसको इस मेथड के अंदर यूज़ कर रहा हूँ, और इस मेथड के अंदर मैंने क्या किया, जॉब आईडी को प्रिंट करा देते हैं, ठीक है। तो ये हमारी जो जॉब आईडी है ना, इसको हम प्रिंट करा लेते हैं। ओके,
तो सिंपल सी चीज़ यहाँ पे समझने वाली है, हमें ये समझना है कि ये जो हमारा जॉब आईडी हो गया जो कि मैंने इस मेथड के बाहर क्रिएट की है, जिसकी वैल्यूज़ को मैं अंदर अपने मेथड के अंदर दोबारा असाइन कर रहा हूँ। तो ये जो मेरा ये वेरिएबल जो हो गया उसका टाइप हो गया मेरा इंस्टेंस वेरिएबल, इसको हम बोलते हैं इंस्टेंस वेरिएबल। ओके, और ये जो वेरिएबल जो हमने इनसाइड क्रिएट किया है किसी मेथड के या किसी ब्लॉक के अंदर क्रिएट किया है, तो ये होते हैं हमारे लोकल वेरिएबल, जो कि जिनका स्कोप हमारा क्या होता है, जिनका स्कोप सिर्फ वेरिएबल या जिनका स्कोप सिर्फ मेथड के अंदर ही होता है, मतलब वो सिर्फ मेथड के अंदर ही उनको लोग जानते हैं, अदरवाइज बाहर से उनको कोई नहीं जानता। और स्टैटिक वेरिएबल जैसे मैं बोल ही चुका हूँ, जब स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ करके हम करते हैं और उनको कहीं से भी उस पर्टिकुलर क्लास के अंदर ही क्रिएट किए जाते हैं और किसी भी मेथड पे हम उसको एक्सेस कर सकते हैं और उनकी वैल्यूज़ लाइक आपने जैसे यहाँ पे बना दी डिफाइन कर दी ना एक बार कि जैसे डबल पाई इक्वल्स टू 3.14, और स्टैटिक वेरिएबल्स को हम यहाँ पे देख भी सकते हैं कि डिक्लेयर्ड विद द स्टैटिक कीवर्ड इन अ क्लास बट आउटसाइड एनी मेथड ऑल इंस्टेंस शेयर द सेम स्टैटिक वेरिएबल। तो जितने भी इंस्टेंस होते हैं ना वो सेम स्टैटिक वेरिएबल को ही शेयर करते हैं। ओके, अब टाइप्स ऑफ वेरिएबल और लोकल इंस्टेंस स्टैटिक ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई। डेटा टाइप्स में भी चीज़ें हमने काफ़ी कुछ देख रखी है, जैसे हमने देखा है कि स्ट्रिंग कैसे ये काम करते हैं, कैरेक्टर कैसे काम करते हैं, डबल फ्लॉट बूलियन, ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। बट एक चीज़ हम जो समझने वाली चीज़ है वो है हमारा प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। तो प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव को भी हम एक बार अच्छे से और क्लियर कट समझ लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। तो जो हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं वो एक्चुअली में हमारा जो एक प्रोग्राम के अंदर एक पर्टिकुलर लैंग्वेज के अंदर जो पहले से ही डिफाइन कर दिया गया है डेवलपर्स के थ्रू, या बोल सकते हो जिन्होंने लैंग्वेज को क्रिएट किया है उनके अंदर पहले से ही उनके इंस्ट्रक्शंस को फीड कर दिया गया कि भाई तुम्हारा डेटा टाइप इस टाइप से है और तुम पर्टिकुलरली इस प्रॉपर्टी को होल्ड करते हो, तो उनको बोलते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप, जिन पर यूज़र का कोई अधिकार नहीं होता, मतलब यूज़र अपने तरीके से उसको मॉडिफाई नहीं कर सकता, जिनको हम चेंज नहीं कर सकते, जिनके रूल्स सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस प्रॉपर्टीज़ वो ऑलरेडी डिफाइंड है पहले से, उनको हम बोलते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। तो आप जैसे यहाँ पे देख सकते हो कि जो हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं वो कुछ ये होते हैं। सो दीज आर बेसिक प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, जिसपे बाइट हो गया, शॉर्ट हो गया, इंटीजर, लॉन्ग, फ्लॉट, डबल, कैर, बूलियन। तो ये हमारे बेसिकली जो हमारी जावा में है वो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं। और जैसे हमारा बाइट होता है ना, उसका साइज़ 1 बाइट होता है, इसकी रेंज -128 से 127 तक होती है। शॉर्ट जो होता है उसका जो साइज़ होता है वो 2 बाइट होता है और जिनकी रेंज होती है वो -32,768 टू 32,767 तक होती है। वैसे ही ये इंटीजर का होता है 4 बाइट्स, लॉन्ग का 8 बाइट्स, फ्लॉट का 4 बाइट्स, डबल का 8 बाइट्स, कैर का 2 बाइट्स, बूलियन का 1 बाइट। तो इनका साइज़ मेमोरी में कितना स्पेस ऑक्यूपाई करने वाले हैं वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो। तो जो ये होते हैं बेसिकली हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जो कि यूज़र डिफाइन नहीं करता, जो कि प्रोग्राम के अंदर पहले से ही डिफाइंड होते हैं, जिनके इंस्ट्रक्शंस, रूल्स, प्रोटोकॉल्स वो सारी चीज़ें पहले से ही डिफाइन होती हैं, उनको प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कहते हैं। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स वो होते हैं, जैसे अब हम देखेंगे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। ओके, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। तो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स वो डेटा टाइप्स होते हैं जिनको यूज़र डिफाइन करता है, जैसे हमारे एरेज हो गए, स्ट्रिंग्स हो गए, क्लासेस हो गए, ऑब्जेक्ट हो गए। ये जो होते हैं हमारे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को हम यूज़र अपने हिसाब से उसको बनाते हैं, अपने हिसाब से उनके रूल्स को डिफाइन करते हैं, अपने हिसाब से उनको मतलब मैनिपुलेट करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं। तो अब तुम्हारे अंदर दिमाग में ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि भाई हमारे टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स क्या होते हैं, लोकल इंस्टेंस, स्टैटिक क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव क्या होते हैं। अब हम बात करेंगे ऑपरेटर्स की। ठीक है, ऑपरेटर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और ऑपरेटर्स को जानना भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। ठीक है, तो हम आ जाते हैं ऑपरेटर्स पर। अब ऑपरेटर्स समझते हैं ऑपरेटर्स होते क्या हैं, उसके बाद हम ये भी समझेंगे कि ऑपरेटर्स के कितने टाइप्स होते हैं और किस तरीके से ये चीज़ें काम करती हैं। तो ऑपरेटर जैसे आप वर्ड से ही जान सकते हो, जो चीज़ों को ऑपरेट करता है, जो चीज़ों को मैनिपुलेट करता है, ऐसा मान सकते हो। ठीक है, अब ऑपरेटर्स बेसिकली अगर हमारे पास ऑपरेंड्स हैं तो उनके बीच हम ऑपरेटर्स का यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे कोई 2 वैल्यूज़ का सम करना है, मुझे स्ट्रिंग या एक कैरेक्टर्स को सम करना है, कॉन्कैटिनेट करना है, या फिर मुझे वैल्यूज़ को इंक्रीमेंट करना है, डिक्रीमेंट करना है, मुझे वैल्यूज़ का कंपैरिजन करना है। ठीक है, तो वहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे हो, हम
किन पर्टिकुलर वेरिएबल्स को हम यहाँ पे क्या कैसे ट्रीट कर रहे हैं, एक ऑपरेंड्स की तरह ट्रीट कर रहे हैं, और उनके बीच हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं। तो ऑपरेशंस जो परफॉर्म करना चाहते हैं तो वो बेसिकली किसके थ्रू कर रहे हैं, ऑपरेटर्स के थ्रू कर रहे हैं। अब ऑपरेटर्स हमारे मल्टीपल टाइप्स के होते हैं। एक हमारा होता है, देखो यहाँ पे हम लिख देते हैं, एक होता है हमारा एरिथमेटिक ऑपरेटर्स, एरिथमेटिक ऑपरेटर। दूसरा होता है हमारा रिलेशनल ऑपरेटर। तीसरा होता है हमारा क्या, तीसरा होता है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। तो पहला होता है हमारा एरिथमेटिक ऑपरेटर, दूसरा होता है रिलेशनल ऑपरेटर, तीसरा लॉजिकल ऑपरेटर, चौथा जो होता है हमारा वो होता है असाइनमेंट ऑपरेटर, और जो पांचवा होता है वो हमारा होता है यूनरी ऑपरेटर। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे ऑपरेटर्स के टाइप हो गए। ओके, तो इतने टाइप के हमारे ऑपरेटर्स होते हैं। अब ये ऑपरेटर काम कैसे करते हैं, एरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होता है, रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है, लॉजिकल, असाइनमेंट, यूनरी ऑपरेटर क्या होते हैं, इसको हम प्रोग्राम्स करके प्रॉपर समझेंगे। ठीक है, तो आ जाते हैं अपने VS कोड में और हम एक नई फाइल बनाते हैं यहाँ पे ऑपरेटर नाम से। तो क्लास का नाम हम रख देते हैं जावा ऑपरेटर्स डॉट जावा। ओके, ये हमने एक क्लास बना ली। मेन मेथड लिख देते हैं, तो जैसे कि पब्लिक स्टैटिक void main स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स। सबसे पहले हम देखेंगे एरिथमेटिक ऑपरेटर। ओके, एरिथ, इसको हम कैपिटल लिख देते हैं, एरिथमेटिक ऑपरेटर। एरिथमेटिक ऑपरेटर मतलब जैसे आप नाम से समझ पा रहे हो कि यहाँ पे हम एरिथमेटिक कैलकुलेशन कर रहे हैं, जैसे हम नंबर्स को ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवीजन निकालना है, तो वो बेसिकली हम एरिथमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर करते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पे मान लेते हैं हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, एक num1 एक num2 या AB, ऐसे कुछ भी मान लो। मैं मान लेता हूँ कि एक मेरा A है जिसकी वैल्यू है 10, एक वेरिएबल मेरा B है जिसकी वैल्यू है 30। ठीक है, अब मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पे मुझे एरिथमेटिक ऑपरेटर परफॉर्म करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इनका सम निकालूंगा। ठीक है, एक सम नाम का वेरिएबल बना लेते हैं जिसके अंदर मैं A प्लस B करूँगा। इसका मतलब मैंने क्या किया, ये जो दो मेरे वेरिएबल्स हैं ये A और B अब ट्रीट कर रहे हैं एज अ ओपेरेंड ट्रीट कर रहे हैं, जिनके बीच में एक ऑपरेटर प्लस ऑपरेटर यूज़ हो रहा है। ये प्लस ऑपरेटर हमारा क्या है, एरिथमेटिक ऑपरेटर है। ठीक है, तो ये कर क्या रहा है, एक्चुअली ये कर रहा है कि ये जो दो वेरिएबल हैं उनकी वैल्यूज़ को ऐड कर रहा है, सम कर रहा है। तो जैसे मैं A प्लस B करूँगा तो मतलब क्या आएगा, 10 प्लस 30 इक्वल्स टू 40 आ जाएगा। ऐसे करके हम सम के बाद सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जैसे कि A माइनस B, ऐसे करके हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं A इंटू B। ठीक है, डिवाइड कर सकते हो जैसे A डिवाइड बाई B। आप इसका मॉड्यूलो भी निकाल सकते हो, मॉड्यूलो निकालना है जैसे A उसके लिए मॉड्यूलो P। ठीक है, ऐसे कर सकते हो आप। ऐसे ये बेसिक हमारे एरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं। अब हम इनको प्रिंट करा लेते हैं। ठीक है, जैसे मुझे प्रिंट कराना है सम। ओके, सो ऐसे कि सम, और यहाँ पे प्लस करके हमने क्या किया, सम वेरिएबल को हमने कॉल कर लिया, जो हमारा सम जो है जिस पे हम सम होल्ड कर रहे हैं उसको मैंने कॉल कर लिया, तो यहाँ पे मुझे सम प्रिंट हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पे 5 टाइम्स पेस्ट कर दूँगा। सॉरी, ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं सम कर रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा, फिर मल्टीप्लाई, डिवीजन और मॉड्यूलो, इन सबको एक साथ लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सब, जहाँ पे सब्ट्रैक्ट यूज़ कर रहे हैं तो सम की जगह सब्ट्रैक्ट को कॉल कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई को कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, इसको अपडेट कर देते हैं MUL, यहाँ पे हम लिख देते हैं DIV, और इसको कर देते हैं क्या, DIV। इसको यूज़ कर लेते हैं हम MOD मॉड्यूलो। ठीक है, और इसको भी बोल देते हैं MODULO। ओके, अब मैं क्या करूँगा, इनको एक बार प्रिंट करा के आपको एरिथमेटिक ऑपरेटर्स का रिजल्ट दिखा देते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हाँ, इसको भी सेव करके इसको मैं कट कर देता हूँ फ़िलहाल, और जो हमारी जावा ऑपरेटर्स की जो फाइल है इसको यहाँ पे सेव करके अब इसको हम क्या करेंगे, रन करा लेंगे। तो जैसे कि जावा C कंपाइलर यूज़ करना पड़ेगा, जहाँ पे फाइल हमारी जावा ऑपरेटर्स डॉट जावा कंपाइल हो गई। ऐसे कि जावा एंड जावा ऑपरेटर्स डॉट
डॉट जावा। तो ये हमारे क्या मिल गया, रिजल्ट मिल गया, सम 40 सब्ट्रैक्ट 20 मल्टीप्लिकेशन 300 डिवीजन 0 मॉड्यूलो 10। ठीक है, आप ऐसा देख सकते हो, पर हमने सही तरीके से इसको लिखा नहीं था, इस वजह से आपका जो रिज़ल्ट आया है वो थोड़ा सा अच्छा नहीं है। तो हम थोड़ा सा इसको और सुंदर बना लेते हैं, राइट। जैसा आउटपुट आप लिखोगे बनाओगे वैसे ही आपको आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो आपको आउटपुट कितना अच्छा चाहिए उसके हिसाब से आपको लिखना पड़ेगा उन चीज़ों को। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं ऐसे लिखूंगा तो प्रॉपर चीज़ें आउटपुट में मिलेंगी। अब देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसका जो डिवाइड किया है a डिवाइड बाई b, तो 0 क्यों आया, क्योंकि 10 डिवाइड बाई 30 मतलब 0 टाइम्स ही जाएगा, इस वजह से हमारा डिवीजन क्या है 0। मॉड्यूलो 10 क्यों आया, मॉड्यूलो एक्चुअली रिमाइंडर गेन करता है। ठीक है, तो जो रिमाइंडर में जो वैल्यू बचती है वो एक्चुअली मॉड्यूलो के अंदर आती है। तो इस तरीके से आप डिवीजन और मॉड्यूलो में फ़र्क देख सकते हो, ऐसे निकाल सकते हो। ओके, तो फिलहाल इसको क्या करना पड़ेगा, इसको फाइल को सेव करते हैं और इसको अगेन रन करते हैं। कंपाइल किया, रन किया। अब देखो सम 40 सब्ट्रैक्शन 20 आया, क्योंकि आप 10 माइनस 30 कर रहे हो, तो 10 एक बड़ी छोटी वैल्यू है और 30 मेरी बड़ी वैल्यू है जिसको आप सब्ट्रैक्ट करें, तो रिजल्ट क्या आने वाला है, नेगेटिव में आने वाला है, इसलिए -20 मिला आपको। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और मॉड्यूल, इस तरीके से आप एरिथमेटिक ऑपरेटर्स को परफॉर्म करते हो। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे रिलेशनल ऑपरेटर्स को। ओके, तो रिलेशनल ऑपरेटर्स देख लेते हैं भाई। तो अब हम क्या करें, इसको हम पूरा कमेंट कर देते हैं फ़िलहाल, और हम देखेंगे अब, क्योंकि रिलेशनल ऑपरेटर्स, तो रिलेशनल ऑपरेटर्स, अब रिलेशनल ऑपरेटर्स होते क्या क्या हैं, तो अब रिलेशनल ऑपरेटर्स होते क्या हैं, तो रिलेशनल ऑपरेटर्स बेसिकली जब हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे मुझे चेक करना है कि दो वैल्यूज़ हैं, उनमें से बड़ी कौन है, उनमें से छोटी कौन है, उस पे से ग्रेटर देन कौन है, लेस देन कौन है, नॉट इक्वल्स टू कौन है, या फिर इक्वल्स टू कौन है। तो अगर हम जब कंपैरिजन कर रहे होते हैं तो बेसिकली रिलेशनल, वहाँ पे हम रिलेशन चेक कर रहे हैं, उनके बीच में क्या कंपैरिजन है। ठीक है, इस वजह से उनको हम रिलेशनल ऑपरेटर्स बोलते हैं। तो अब रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज़ करके हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। ठीक है, मान लो कि आपके पास दो वेरिएबल है, एक 10 है इंट, एक b है जो कि है, लेट्स सपोज हम मान लेते हैं इसको 12। मुझे चेक करना है कि इस पे से कौन सी वैल्यू बड़ी है। ओके, तो मैं कैसे चेक कर सकता हूँ, मुझे एक रिलेशनल ऑपरेटर का यूज़ करना पड़ेगा, पर मुझे यहाँ पे एक कंडीशन लगानी पड़ेगी, इस वजह से मुझे इफ़ ब्लॉक का यूज़ करना पड़ेगा। अब इफ़ एल्स, स्विच केसेस, वाइल लूप, डू वाइल, ये सारी लूपिंग वगैरह इसके नेक्स्ट लेक्चर पे हम पढ़ेंगे। तो अभी फ़िलहाल आप अगर नहीं आता है, नहीं समझ में आएगा, आप सिंपल सा ऐसा समझ लो कि हम यहाँ पे एक केस को चेक कर रहे हैं। इफ़ ब्लॉक ये कर रहा है कि हम दो पर्टिकुलर, जैसे हम वेरिएबल्स को चेक कर रहे हैं कि भाई वो एक दूसरे की वहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, जैसे सपोज हम चेक कर रहे हैं कि a लेस देन b, क्या a की वैल्यू b से कम है, तो यहाँ पे रिलेशनल ऑपरेटर का यूज़ किया मैंने, लेस देन का साइन यूज़ हुआ है। ठीक है, तो ये चेक कर रहा है क्या a की वैल्यू b की वैल्यू से कम है, अगर है तो मैं उसको प्रिंट करा दूंगा। क्या प्रिंट करा दूंगा, a को प्रिंट करा दूंगा। अदरवाइज मैं क्या प्रिंट कराऊंगा, अदरवाइज के लिए मैं एल्स यूज़ करता हूँ, एल्स मैं क्या प्रिंट करा दूंगा, b, या फिर जो भी आप प्रिंट करना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग। ओके, तो मैं फिलहाल रिलेशनल ऑपरेटर का यूज़ करके मैं इन दो वैल्यूज़ के बीच में कंपैरिजन कर रहा हूँ कि क्या a लेस देन b है, मतलब 10 लेस देन 20 है, 12 है या 30 या जो भी आपने रखा है। अगर है तो मैंने क्या किया, उसको प्रिंट करा दिया। अदरवाइज उस पर जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता हूँ मैं, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं b प्रिंट करा दूँ, या फिर मैं चाहता हूँ क्या, मैं प्रिंट करा दूँ कि नो, मैं नो प्रिंट करना चाहता हूँ। ठीक है, कि मैं ऐसा बोलना चाहता हूँ कि भाई a लेस देन b नहीं है। ओके, ठीक है, हम सिंपल से ऐसा देख लेते हैं। फ़िलहाल हम स्क्रीन को क्लियर कर देते हैं और यहाँ पे हम प्रोग्राम को रन करा के देखने वाले हैं। ओके, तो हमें क्या मिला, 10 मतलब क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने चेक किया कि क्या इफ़ a लेस देन b है, लेस देन मतलब हमारा क्या हुआ, रिलेशनल ऑपरेटर हुआ, जो कि हम चेक कर रहे हैं कि a की वैल्यू अगर b से कम है, इसका मतलब a को प्रिंट करा दो, अदरवाइज नो प्रिंट करा दो। लेट्स सपोज अगर मैं बोल दूँ कि a ग्रेटर देन b, अगर a ग्रेटर देन b है तो क्या रिजल्ट आने वाला है, तो रिजल्ट ये आने वाला है, मेरा नो प्रिंट होगा और ये वाला स्टेटमेंट मेरा रन नहीं होने वाला है, क्योंकि a ग्रेटर देन b तो है ही नहीं, क्योंकि a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 12 है। तो उस केसेस पे मेरा क्या होगा, एल्स वाला ब्लॉक मेरा एग्जीक्यूट होने वाला है। तो देख लेते हैं एक बार, कंपाइल किया हमने और रन किया, तो हमें क्या मिला, नो। अगर मैं कहूँ कि a डज़ नॉट इक्वल्स टू b, डज़ नॉट इक्वल्स के लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा एक्सक्लामेशन और इक्वल साइन, ये होता है हमारा डज़ नॉट इक्वल, ये भी एक कंपैरिजन ऑपरेटर है। ठीक है,
अगर ए डज़ नॉट इक्वल्स टू बी है तो मुझे ए को प्रिंट करा दो, या फिर मैं कहूँ ए और बी दोनों को प्रिंट कराना चाहता हूँ, ठीक है। ए प्रिंट कराया, उसके बाद आपने एक स्पेस रखा, या फिर इसके बीच में आप ले सपोज ये साइन रखना चाहते हो, और फिर बी को भी प्रिंट करना चाहते हो, तो आप बी को ऐसे प्रिंट करा सकते हो, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, रन करा लेंगे। तो हमारा क्या प्रिंट हो गया, ए 10 और 12, क्योंकि ए डज़ नॉट इक्वल्स टू बी था इस वजह से। आप यहाँ पे ये भी चेक कर सकते हो, ए इक्वल इक्वल बी, इक्वल इक्वल मतलब हम दोनों वैल्यूज़ को कंपेयर कर रहे हैं, क्या ए की वैल्यू बी के वैल्यू के क्या बराबर है, अगर है तो ऐसा प्रिंट कर दो, अदरवाइज ऐसा प्रिंट कर दो। तो ये हमारे बेसिकली जो हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं ना, वो कुछ ही टाइप होते हैं जो कि हम चेक कर रहे होते हैं। जैसे मैं बता चुका हूँ कि जैसे एक यहाँ पे मल्टी लाइन कमेंट बना देते हैं एक, ठीक है। एक हमारा क्या होता है, एक हमारा होता है जैसे लेस देन, दूसरा होता है ग्रेटर देन, तीसरा लेस देन इक्वल, या फिर ग्रेटर देन और इक्वल, या फिर डबल इक्वल, या फिर नॉट इक्वल, ठीक है। तो ये जो हमारे ऑपरेटर्स होते हैं ना, ये बेसिकली हमारे क्या हो गए, रिलेशनल ऑपरेटर्स हो गए, जिसको कंपैरिजन करता है, ठीक है। तो आई थिंक ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब हम मूव करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स पर। लॉजिकल ऑपरेटर्स भी काफ़ी ईजी होते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स को हम देख लेते हैं, ओके। फ़िलहाल अभी जो चीज़ें हमने यहाँ पे लिख रखी है इनको क्या करें, कमेंट, सॉरी, इनको हम क्या करें, कमेंट कर देते हैं, ओके। रिलेशनल ऑपरेटर हो गया हमारे। अब हम लिख देते हैं लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे होते हैं एक %, जहाँ पे हम %, मतलब एंड बोलते हैं, ठीक है। एक होता है और, एक होता है हमारा नॉट। ये जो 3 ऑपरेटर्स होते हैं ना, ये होते हैं हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स। इनको कैसे यूज़ करते हैं वो चीज़ हम यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज हमारे पास एक वैल्यू है, एक वेरिएबल है जिस पे हमने 10 रखा, एक वेरिएबल है b जिस पे हमने 20 रखा, और एक वेरिएबल है c जिस पर हमने रखा लेट्स सपोज 20 ही रख देते हैं। अगर मुझे चेक करना है कि इफ़ a लेस दैन b है, ठीक है, और भी चेक करना है, अगर a लेस दैन b है उसके साथ मैं चेक करना चाहता हूँ कि a लेस दैन c भी है, ठीक है। इस पर यहाँ पे मैंने क्या क्या यूज़ किया, एक तो मैंने यहाँ पे रिलेशनल ऑपरेटर यूज़ किया लेस देन वाला, और दूसरा मैंने यूज़ किया लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल एंड ऑपरेटर। लॉजिकल एंड क्या करेगा कि ये दोनों कंडीशन जब ट्रू होंगी तब ही ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर मैं यहाँ पे और लगा दूँ, ये लॉजिकल और, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब अगर लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड में से कोई भी कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, मतलब वो ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, अदरवाइज ये ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। सिंपल सा ये मतलब होता है, ठीक है। अगर मैं नॉट का यूज़ कर लूँ, नॉट ऐसे यूज़ नहीं करते, नॉट का यूज़ करके मैं आगे बताऊँगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल एंड का यूज़ करके हम इसको रिजल्ट को रिटर्न करके देखें। तो रिजल्ट में प्रिंट करा देता हूँ कि या कुछ भी प्रिंट करा देता है डिस्प्ले में, लेट्स सपोज या राइट, ऐसे ही कुछ भी प्रिंट करा देता है, मतलब राइट प्रिंट करा दिया, ओके। अब इसको देख लेते हैं कि क्या ये मेरा काम करा है या फिर नहीं है। तो कुछ प्रोग्राम थोड़ा सा उल्टा पुल्टा लिख गया है यहाँ पे, देखने में ऐसा लग रहा होगा तुम्हें, तो इसको हम क्या करें, यहाँ से कट करके चलते हैं ऊपर ही, ताकि आपको 1 सेकेंड आपको दिखने में प्रॉब्लम ना हो, ओके। यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं और इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं ऐसे, ओके। तो ये हमारा प्रोग्राम लिखा हुआ है, इसको हम क्या करेंगे, रन करा के एक बार देख लेते हैं। कंपाइल किया पहले, उसके बाद फिर हम रन कराएंगे, जिस पे हमारा राइट प्रिंट हो गया। अब यहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा है, ये चीज़ समझने वाली बात है। तो हो इस पे ये रहा है, हम इस पे चेक करें क्या a लेस देन b है, मतलब 10 लेस देन 20 है। हाँ 10 लेस देन 20 है। मैं कहूँगा कि अगर 10 लेस देन 20 है और एंड का मतलब क्या हुआ, 10 लेस देन 20 होना चाहिए और a लेस देन c भी होना चाहिए, मतलब 10 लेस देन ये c की वैल्यू के भी लेस देन होना चाहिए, तब जाके ये वैल्यू प्रिंट होगी। अदरवाइज मैं प्रिंट कर देता हूँ, लेट्स सपोज मैं नो प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है। मैं नो प्रिंट करना चाहता हूँ यहाँ पे, तो मैंने नो प्रिंट करा दिया। मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे हमारी 20 है, मैं इसको मान लेता हूँ कि लेट्स सपोज इसकी वैल्यू 5 ले लेता हूँ। तो अब चेक करते हैं कि क्या ये क्या प्रिंट करने वाला है। इसका मतलब मैं क्या करने वाला हूँ कि क्या 10 लेस देन
ए लेस देन बी मतलब 10 लेस देन 20 है, हाँ ये तो सही है, पर 10 लेस देन सी के नहीं है, मतलब ए लेस देन सी के नहीं है, मतलब मैं बोलूँ कि 10 लेस देन 5 के नहीं है। इसका मतलब ये क्या होगा कि एक कंडीशन क्योंकि यहाँ पे फॉल्स है, तो ये जो इफ़ वाला जो ब्लॉक है ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, उस कंडीशन पे मेरा एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे नो प्रिंट होना चाहिए, और हम रन करा के इस चीज़ को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ, नो। समझ में आया? तो इस तरह से हम एंड का यूज़ करते हैं। अगर पर अगर मैं यहाँ पे और का यूज़ कर लूँ, तो क्योंकि इस पर कोई भी कंडीशन, अगर एक भी कंडीशन अगर इस पर सही हो जाती है तो मेरा ये ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, अदरवाइज़ फिर ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो अगर मैं यहाँ पे लॉजिकल और का यूज़ करता हूँ तो फिर आउटपुट क्या आएगा, राइट आएगा। ठीक है, भरोसा नहीं है तो कंपाइल करो और रन करो और देख लो। ठीक है, हो गया। अब जो नॉट होता है ना, नॉट हमारा बूलियन ऑपरेटर्स पे यूज़ होता है। अगर आपके पास कोई बूलियन वैल्यूज़ हैं और उसके आप रेसिप्रोकल, आप उसका उल्टा कुछ चेक करना चाहते हो, तो वहाँ पे आप नॉट यूज़ करते हो। जैसे हमने यहाँ पे लिया बूलियन और फ्लैग इक्वल्स टू फॉल्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या चेक कर रहे हो, इफ़ नॉट फ्लैग। ठीक है, इफ़ अगर नॉट फ्लैग तो राइट प्रिंट कर दो, अदरवाइज नो प्रिंट कर दो। अब देखते हैं यहाँ पे आउटपुट क्या आता है। ओके, कंपाइल किया, रन किया, तो यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ, राइट। इसका मतलब नॉट फ्लैग का मतलब क्या हुआ कि फ्लैग ट्रू नहीं है। ट्रू नहीं है मतलब फ्लैग क्या है, एक्चुअली में फॉल्स है, इसी वजह से ये राइट प्रिंट हुआ, अदरवाइज नो प्रिंट होता। अगर मैं इसकी वैल्यू को ट्रू कर देता हूँ, लेट्स सपोज यहाँ पे ट्रू कर देता हूँ, तब क्या होने वाला है वो भी आप देख लो। कंपाइल किया और रन किया, यहाँ पे नो प्रिंट हुआ। तो समझ में आया कि नॉट का, लॉजिकल नॉट का यूज़ हम क्यों करते हैं, कब करते हैं, और लॉजिकल एंड और लॉजिकल और का यूज़ हम क्यों और कब करते हैं। अब आते हैं हम असाइनमेंट ऑपरेटर पे। असाइनमेंट ऑपरेटर पे जब हम बेसिकली वैल्यूज़ को असाइन कर रहे होते हैं। ठीक है, अब असाइन करने का मतलब जैसे हमारा जो इक्वल साइन हो गया कि a इक्वल्स टू 10, यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ कर रहे हो। आप ऐसे भी बोल सकते हो, देखो इसको फिलहाल हम क्या करें, कमेंट कर देते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स। अगर मैं बोलूँ कि इंट a इक्वल्स टू 10, मतलब यहाँ पे मैंने इक्वल असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ किया। अगर मैं बोलूँ इंट a या इंट b प्लस या फिर इंटू इक्वल्स टू, मैं अगर बोलूँ प्लस इक्वल्स टू a, तो यहाँ पे भी मैंने क्या किया, असाइनमेंट ऑपरेटर का ही यूज़ किया, पर एक्चुअली में इस तरह से करते नहीं। अगर मैं बोलूँ a इक्वल्स टू 10, b इक्वल्स टू मैं बोल देता हूँ 20, और फिर मैं क्या करूँ, मैं कह दूँ कि b प्लस इक्वल्स टू a। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ये यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ किया, पर इसका मतलब हुआ कि b इक्वल्स टू b प्लस a। ठीक है, तो आप शॉर्ट फॉर्म में इसको b प्लस इक्वल्स टू लिख सकते हो, जिसका मतलब एक्चुअली में होगा b इक्वल्स टू b प्लस a। यहाँ पे आप माइनस का भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आप ऐसा भी यूज़ कर सकते हो क्या, कि b माइनस इक्वल्स टू a, जिसका मतलब क्या होगा b इक्वल्स टू b माइनस a। ठीक है, आप यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हो b इंटू इक्वल्स टू a, जिसका मतलब क्या होगा b इक्वल्स टू b इंटू a, या b डिवीजन इक्वल्स टू a, ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये बेसिकली हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं जो कि वैल्यूज़ को असाइन करने के लिए काम आते हैं। तो बहुत अलग अलग टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं, इनको आप एक बार ट्राई कीजिएगा ताकि समझ में आए, क्लैरिटी हो जाए कि एक्चुअल में अगर इस तरीके से कहीं देखा तुमने तो वो एक्चुअल में काम कैसे करता है, किस तरीके से होती है। फिर आ जाते हैं हमारे यूनरी ऑपरेटर्स। ठीक है, तो यूनरी ऑपरेटर्स, तो यूनरी ऑपरेटर्स में बेसिकली क्या होता है कि अगर हम लेट्स सपोज हमें एक वैल्यूज़ है उसको इंक्रीमेंट करनी है, उनको डिक्रीमेंट करनी है, उन पे कोई वैल्यू माइनस करनी है, प्लस करनी है, तो बेसिकली वहाँ पे हम यूनरी ऑपरेटर यूज़ करते हैं। जैसे मैं बोल दूँ कि -a। ठीक है, अब -a पे यहाँ पे एरर क्यों आई इसको समझ लेते हैं कि दिस एक्सपेक्टेड जावा, सिंटैक्स एरर है एक्चुअली में। पर अगर मैं बोल दूँ -a, ठीक है, -a का मतलब क्या हुआ कि a की वैल्यू अभी 10 है, पर अब एक्चुअली में कितनी हो गई, एक वैल्यू डिक्रीमेंट हो गई, प्री डिक्रीमेंट हो गया। ठीक है, आप इसको a माइनस माइनस भी बोल सकते हो। a माइनस माइनस मतलब पोस्ट डिक्रीमेंट हो गया, पहले जो वैल्यू, जैसे लेट्स सपोज पोस्ट डिक्रीमेंट, इसको समझ लो। जैसे अगर मैं अभी a की वैल्यू पहले प्रिंट कराता हूँ यहाँ पे, और एक बार यहाँ पे a की वैल्यू प्रिंट करता हूँ, तो यहाँ पे जैसे मैं a की वैल्यू प्रिंट कराऊंगा तो क्या आएगा, और यहाँ पर a की वैल्यू प्रिंट कराऊंगा तो क्या आएगा, उसके आउटपुट को समझना। ओके, तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने यूज़ किया क्या, प्री डिक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट।
डिक्रीमेंट, और यहाँ पे हमने यूज़ किया है पोस्ट डिक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट। ओके, और वैल्यूज़ कैसे होने वाली हैं, चेंज होने वाली हैं, उसको समझने की कोशिश करना। तो जावा तो हमारा क्या हुआ, पहले 9 और फिर हुआ 8। इसका मतलब क्या हुआ, प्री डिक्रीमेंट ए की वैल्यू 10 थी, पहले हमने उसको सब्ट्रैक्ट कर दी, तो 10 से अब क्या हो गई, पहले सब्ट्रैक्ट कर दी फिर हम प्रिंट कर रहे हैं, तो 10 से अब हो गई हमारी 9, इस वजह से यहाँ पे क्या प्रिंट होगा 9। फिर पोस्ट डिक्रीमेंट, अब मेरी जो 9 है उसको मैंने पहले डिक्रीमेंट कर रहा हूँ, डिक्रीमेंट मैंने कर दिया, तो 9 से अब हमारी क्या हो गई, पोस्ट डिक्रीमेंट किया तो 9 से क्या हो गई हमारी 8 हो गई, और 8 को हमने प्रिंट कर दिया। पर यहाँ पे एक्चुअली में आपको समझ तो ऐसे ही आ रहा होगा कि हाँ, यहाँ पे आपको ये नहीं लग रहा होगा कि पहले डिक्रीमेंट हुई है फिर वैल्यू प्रिंट हुई है, या फिर पहले प्रिंट हुई है फिर वैल्यू डिक्रीमेंट हुई है, ये डाउट हो सकता है। पर जब आप फॉर लूप वगैरह के अंदर देखोगे, मैं आगे जब लूप डिस्कस करूँगा वहाँ पर आपको एक्चुअली में पता चलेगा कि पोस्ट इंक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट, ये सारी चीज़ें काम कैसे करती हैं और किस तरीके से इन पे वैल्यूज़ वगैरह चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है कि ए की जो अभी वैल्यू है वो अभी तो जो है वो है, उसको अगर हम प्रिंट करना चाहते हैं तो हम करा देंगे। अगर मैं अभी लूप बता नहीं रहा हूँ, अगर मैं लूप को अगर डिफाइन करने बैठूँ ना तो आपको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा, पर क्योंकि लूप वगैरह अब ये कल वाले लेक्चर में आएगा तो इस वजह से इसको हम आगे कल लेकर चलेंगे, जिसमें हम इसको फिर से रिवाइज कर लेंगे। अगर अभी करूँगा तो शायद आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। ठीक है, तो इसको हम बाद में देख लेंगे। इस पर और चीज़ें होती हैं, जैसे एक हमारा ये प्री डिक्रीमेंट हो गया, पोस्ट डिक्रीमेंट हो गया, वैसे हमारा प्री इंक्रीमेंट भी होता है, पोस्ट इंक्रीमेंट भी होता है। ठीक है, जैसे A++ या ++A, ये चीज़ें भी होती हैं। तो ये होते हैं हमारे यूनरी ऑपरेटर्स। तो यूनरी ऑपरेटर्स बेसिकली किसी एक ऑपरेंड पे ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे हमें मल्टीपल ऑपरेंड्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जब किसी एक वेरिएबल पे एक वेरिएबल बोलो या एक ऑपरेंड बोलो, उस पर अगर हम कोई ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे साइन डिक्रीमेंट कर रहे हैं या एक वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं या फिर पोस्ट इंक्रीमेंट या पोस्ट डिक्रीमेंट या फिर ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो उसको हम यूनरी ऑपरेटर कहते हैं। यूनरी का मतलब ये होता है सिंगल। ठीक है, तो इस तरीके से आज का जो लेक्चर था जिस पे हमने वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स और ऑपरेटर्स को अच्छे से समझ लिया, जिस पे हमने टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स देखे हैं, टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स देखे हैं, प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव प्रोग्राम्स के थ्रू हमने समझा है, ऑपरेटर्स देखे हैं, ऑपरेटर्स को समझा है, और काफ़ी चीज़ें जो बेसिक में हमारी जो डाउट्स होते हैं वो सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे हमने क्लियर किए हैं। पर फिर भी अगर कोई डाउट हो तो एक बार लेक्चर को फिर से देख लेना, क्योंकि सारी चीज़ें मैंने क्लियरली डिफाइन की हैं, क्लियरली आपको बता रखा है। अगर आप नोट्स प्रिपेयर करते हुए चल रहे हो तो नोट्स को भी थोड़ा सा रिवाइज कर लेना। बाकी लेक्चर्स में अगर कहीं पे डाउट हुआ हो तो उसको रिमाइंड करके फिर से देख लेना, क्लियर हो जाएंगी काफ़ी चीज़ें। ये जो चीज़ें बताई हैं ना, ये बेसिक होती हैं, और ये बेसिक अगर आपको अच्छे से आता है तो आगे अगर आप जावा में आगे DSA सीख रहे हो तो इन चीज़ों को हम आगे यूज़ करने वाले हैं। तो बेसिक एक बार क्लियर हो गया तो फिर आगे कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। ठीक है, बाकी आई थिंक ये आज के लेक्चर का एंड हो गया, मतलब यहाँ पे हम सारी चीज़ें हमने सीख ली हैं आज के लेक्चर के अकॉर्डिंग। और फिर भी अगर कोई डाउट है तो पूछ लेना। बाकी वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, नए हो सब्सक्राइब कर लेना, और DSA की जो पूरा 100 डेज़ DSA का 100 डेज़ चैलेंज भी हमारा चल रहा है, तो अगर उस पर पार्टिसिपेट नहीं किया है उसको भी कर सकते हो। वहाँ पे पर डे क्वेश्चन, या अभी फ़िलहाल फ्रीक्वेंसी कम हो गई है, कभी कभी टाइम नहीं मिल पाता तो वीडियो नहीं बन पाते हैं। बाकी 1-2 दिन में वहाँ पे एक नया कोई चैलेंज मिल जाता है, वहाँ पे आप उन क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो विदिन 100 क्वेश्चन अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो आप पर्टिकुलरली किसी भी कंपनी के प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप प्रिपेयर हो जाते हो। पर अभी आपको नहीं जाना है, आप फिलहाल अगर प्रिपरेशन करना चाहते हो, सीखना चाहते हो, अगर आपका नॉलेज है इन चीज़ों पे अच्छे से, तो फिर आप उस पर जंप कर सकते हो, अदरवाइज़ उस पर मत जाना। ठीक है, बाकी प्लेलिस्ट चेक कर लेना, अगर काम की है तो वीडियो देख लेना। बाकी मिलता हूँ उससे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप स्माइलिंग। बाय।